हाँ जी, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के एक टॉपिक प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रतिरोधों के संयोजन की, तो संयोजन जो वो दो तरह का होता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। दोनों में फ़र्क क्या है? अगर मान लीजिए अपने पास दो वायर हैं, एक का वायर का प्रतिरोध R1 है और दूसरे का R2 है, और उनके किनारों को इस तरह से जोड़ दिया जाए तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। और इसी प्रकार अगर एक वायर जिसका प्रतिरोध R1 है और दूसरे का कितना है R2, उनको परस्पर समांतर रखकर इस प्रकार से उनके किनारों को जोड़ दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? ये समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक पेन है और इसको एक बार आप वायर मान लीजिए और ये दूसरा वायर है, इनके सिरों को इस तरह से जोड़ देंगे तो ये तो बन जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। और इनको पैरेलल रखकर यानी समांतर रखकर अगर आप इन किनारों को जोड़ देंगे तब ये क्या बन जाएगा? समांतर क्रम संयोजन। तो दोनों ही स्थितियों में टोटल रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट आएगा, किस तरह से वो हमारे पास फॉर्मूला आएगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, इस सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं। इसे सर्किट को पूरा करने के लिए मैंने इसको एक बैटरी से जोड़ा है जिसका वोल्टेज V है और इस बंद परिपथ में धारा जो है वो I प्रवाहित हो रही है। अब आप ये देखो कि जब ये करंट यहाँ से जाएगी तो आगे जाकर इसके पास एक ही रास्ता है, यानी पूरे परिपथ में धारा का मान क्या रहेगा? एक समान रहेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा जो है, विद्युत धारा, वो एक समान रहती है। यानी I का मान यहाँ भी I रहेगा, यहाँ भी I रहेगा, यहाँ भी I रहेगा और पूरे परिपथ में धारा जो है वो एक समान रहती रहेगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने दो वायर जोड़े हैं और इनका रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है, R1 और R2। तो इस पूरे संयोजन का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? इसे हम तुल्य प्रतिरोध भी कहते हैं या R इक्विवेलेंट भी इसको बोला जाता है। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखिए, इसका सीधा सा सिंपल तरीका ये है कि जब इस बैटरी से V वोल्टेज जाएगा तो ये करंट जब यहाँ आएगी रेजिस्टेंस पर तो R के साथ ये क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। तो आप जानते हैं कि I और R यानी विद्युत धारा और प्रतिरोध मिलकर क्या करते हैं? विभव या वोल्टेज बनाते हैं ओम के नियम से, ठीक है। और जब ये वोल्टेज यहाँ से, ये करंट यहाँ से यहाँ आएगी तो ये I के साथ R1 के साथ गुणा होकर कितना बनाएगी? I R1 बनाएगी और ये क्या बन जाएगा? V1 बन जाएगा। इसी को फिजिक्स की भाषा में कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप या विभव पतन, ठीक है। और बाकी जो वोल्टेज होगा, अब करंट आगे आएगी और इस R2 के साथ मिलकर ये क्या बना लेगी? ये बनाएगी V2, ठीक है। और आपको ध्यान रखना कि इस बैटरी का टोटल वोल्टेज कितना है? V है। तो ये वोल्टेज जो है वो इन दोनों वोल्टेज के योग के क्या होगा? बराबर। सीधी सी बात है कि मान लीजिए यहाँ पर सपोज कीजिए कि कोई संख्या जो है वो 10 वोल्ट है, ठीक है। तो 10 में से मान लो कि अगर वोल्टेज ड्रॉप 6 यहाँ हो गया तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 4 होगा। तो ये वोल्टेज V जो है वो इन दोनों के योग के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं भाई? इस डायग्राम को अगर देखकर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, चित्र से ये आपके क्या आ जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2, ठीक है। V क्या है? इस बैटरी का वोल्टेज। अब देखिए, V को हम कैसे लिख सकते हैं? ये हो जाएगा I गुणा R इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध इस संयोजन का। और यहाँ क्या आ जाएगा? V1 की जगह हम लिख देंगे I R1 प्लस यहाँ क्या लिख देंगे? I R2। आगे देखिए, यहाँ से I R इक्विवेलेंट इसको ऐसा कैसा पड़ा रहने दें। I यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? R1 प्लस R2। I से I कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब अगर दो वायर श्रेणी क्रम संयोजन में हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो है वो होगा R1 प्लस R2। यानी अगर आपको इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो सिंपली आप क्या करें? जितने भी वायर जुड़े हुए हैं उन सबको जोड़ दें। तो यहाँ पर अगर दो वायर हैं तो दो को जोड़ने से R इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब अगर आपसे मान लीजिए कि N प्रतिरोध हो, अगर N प्रतिरोधों का संयोजन है, यदि N प्रतिरोधों का संयोजन हो तो इसका मतलब
टोटल जो है वो n रेजिस्टेंस हो जाएंगे, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास R1 प्लस R2 और ये R3 ऐसे चलता रहेगा और कहाँ तक, Rn तक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। इसके लिए अपने को ध्यान ये रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा जो वो एक समान रहेगी और जो विभव होगा वो दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। अब चलिए अपन दूसरे तरीके की बात करते हैं कि समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार से इसमें टोटल रेजिस्टेंस अपने पास आएगा। तो देखिए इसमें भी हम सेम तरीका यही अपनाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये अपन ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया भाई, प्लस और माइनस, और इसका जो वोल्टेज है वो V है और इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो है I। अब आपको एक चीज़ यहाँ याद रखनी है कि जब ये करंट यहाँ से जा रही है तो जैसे ये इस पॉइंट पर पहुँचेगी तो अब करंट को बहने के लिए दो रास्ते हैं, एक करंट इस तरफ चली जाएगी और एक करंट इस तरफ चली जाएगी। तो इसका मतलब अब करंट के पास दो रास्ते हैं, तो समांतर क्रम संयोजन में करंट जो है वो एक समान नहीं रहती है। तो सपोज कीजिए कि इस तरफ जो करंट आई उसका मान है I1 और इस तरफ जो करंट आई उसका मान है I2, और ये इन दोनों करंट का योग किसके बराबर होगा, I के बराबर। ठीक है, फिर एक चीज़ और अपने को ध्यान रखनी है कि जिस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान एक समान रहता है, ठीक उसी प्रकार मैं यहाँ नोट डाल के लिख देता हूँ कि समांतर क्रम संयोजन में विभव का मान एक समान रहता है। ठीक है, तो हाँ जी, तो यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि समांतर क्रम संयोजन में धारा तो यहाँ विभक्त हो जाएगी, लेकिन जो वोल्टेज है, जो विभव है, वो समांतर क्रम संयोजन में चाहे आप इन दोनों सिरों पर बात कर लो चाहे इन दोनों सिरों पर बात कर लो, वोल्टेज क्या रहेगा, एक समान रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए इस चित्र से अगर हम देखें तो I जो करंट है वो किसके योग के बराबर होगी, तो यहाँ अगर हम लिखें चित्र से I जो है वो बराबर होगी I1 प्लस I2। ठीक है, और ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो यहाँ तो हम लिख देते हैं I की जगह तो आ जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, इस पूरे संयोजन का प्रतिरोध। ठीक है, और I1 की जगह क्या लिखेंगे, V अपॉन R1 प्लस I2 की जगह क्या लिख देंगे, V अपॉन R2, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में V तो क्या रहता है भाई, एक समान रहता है। तो अब देखो यहाँ से V कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V कॉमन ले लें तो ये बचेगा R1 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। V से V कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। मान लीजिए आपसे एग्ज़ाम में 2 से ज़्यादा का पूछे तो सेम चीज़ यहाँ कर देंगे हम कि भाई अगर यदि n प्रतिरोधों का संयोजन हो, n प्रतिरोधों का संयोजन हो तो ये R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और ये चलता रहेगा और कहाँ तक, 1 अपॉन Rn तक। जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आपसे R इक्विवेलेंट पूछा जाए तो ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है। लास्ट में जब आप कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो फिर आपको पक्षांतरण करके R इक्विवेलेंट निकालना होता है। तो इस तरह से आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रहने चाहिए और इस तरह से हम इनका डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपके लिए लाभदायक रही होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।